आज आप लोगों ने अगर क्राइम तक पे गए होंगे और टीज़र देखा होगा तो उस टीज़र में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुन के अजीब सा लगता है। जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये करीब 17 साल पुरानी कहानी है। दिल्ली के बेहद करीब हिसार इलाके की कहानी है। तो जो टीज़र है उसमें आप जो सुनते हैं, जो बाइट है, एक है सोनिया और एक उसका पति संजीव, दोनों बता रहे हैं किस तरीके से, और बाकायदा कैमरे पर वो इकरार जुर्म कर रहे हैं, अपने जुर्म को मान रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने ही घर के 8 लोगों का कत्ल किया था। मतलब थोड़ा सा सोच के भी अजीब लगता है कि एक बेटी और दामाद अपने ही घर के 8 लोगों को मार दे 2 घंटे के अंदर। 8 कत्ल, जिसमें एक 3 महीने की बच्ची भी है, एक 2 साल का बच्चा भी है, माँ है, बाप है, भाई है, भाभी हैं, भतीजा है, भतीजी है और एक कज़न है। और बुरी तरह से मारना, और वो भी सिर्फ दौलत के लिए, जायदाद के लिए। ये कहानी जितनी खौफनाक है, इस कहानी के कुछ पहलू भी बड़े अजीब व गरीब हैं। कायदे से अक्सर केस में हम लोगों ने ये देखा है कि नीचे की अदालत फांसी की सज़ा देती है तो ऊपरी अदालत उसको उम्र कैद में तब्दील कर देती है। यहाँ उल्टा है। यहाँ नीचे की अदालत फांसी की सज़ा देती है, हाई कोर्ट उसको बदल के उम्र कैद में कर देता है, सुप्रीम कोर्ट वापस फांसी की सज़ा बहाल कर देता है, प्रेसिडेंट दया याचिका खारिज कर देते हैं, फांसी की तारीख तक तय हो जाती है। और अगर वो फांसी हो जाती तो हिंदुस्तान में ये पहली फांसी होती जिसमें किसी महिला को फांसी दी जा रही है, सोनिया। लेकिन नसीब देखिए कि फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है 15 लोगों के लिए कि जिनको फांसी की सज़ा दिए हुए काफ़ी साल हो गए पर उन्हें फांसी दी नहीं गई। और इस मामले में भी ये हुआ था कि जब फांसी की सज़ा दी गई उसके बाद भी करीब 7 साल तक उनको फांसी नहीं दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है। फिर उनकी फांसी की सज़ा को वापस उम्र कैद में बदल दिया गया। तो बहुत सारे अजीब पेचोखम हैं इस कहानी में, बहुत सारे मोड़ हैं, और कहानी पूरी लालच की है, हवस की है, दौलत की है। और सबसे बड़ी बात है, एक महिला जो एक बच्चे की, जो एक बेटे की खुद माँ है, वो अपने माँ बाप को मार देती है। और माँ बाप को मारने के बाद, भाई भाभी सबको मारने के बाद, अदालत में खड़े होकर ये गिड़गिड़ाती है कि अगर आप मुझे फांसी दे देंगे तो मेरा बेटा, इकलौता बेटा है, वो यतीम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि क्या अजीब एक तरह से मोड़ था वहाँ पे कि एक बेटी अपने ही माँ बाप सबको मार रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि अगर आप मुझे फांसी दे देंगे तो मेरा बेटा यतीम हो जाएगा। तो ये पूरी जो कहानी है, ये रेलू राम पुनिया एक हरियाणा में विधायक थे और दिल्ली के करीब हिसार इलाके में, हिसार के रईसों में इनका नाम शामिल होता था। हालांकि खुद रेलू राम पुनिया की कहानी भी बड़ी अजीब व गरीब है कि एक ट्रक क्लीनर के तौर पे अपना करियर शुरू किया, फिर काले तेल का धंधा किया और देखते ही देखते वो आदमी अरबपति बन गया। हिसार में बहुत बड़े बड़े जायदाद, ज़मीन, फैक्ट्री, दिल्ली में मकान, फ्लैट, ज़मीन, हरियाणा के अलग अलग दूसरे शहरों में, फरीदाबाद में, तो मतलब अरबों रुपए। और हिसार में जिस घर में ये वारदात हुई, जिस घर की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो घर ही ऐसा था कि लोग दूर दूर से देखने आते थे, क्योंकि ये पूरे हिसार के हरियाणा में एक लौता घर होगा जिसकी दूसरी मंजिल के बेडरूम तक सीधे कार जाती थी। रेलू राम पुनिया का शौक़ था, तो उन्होंने ऐसा इस तरीके से बनाया था कि सीधे 2nd फ्लोर तक कार जाती थी और उनके बेडरूम तक जाती थी। तो 2001 में जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये वारदात हुई, हम लोग को खबर मिली, तब मैं उसी वक्त, ये इत्तेफाक से अगस्त का महीना कल ख़त्म हुआ, अगस्त में ही ये चीज़ें हुई थी, तो मैं वहाँ हिसार गया था। मैंने उस पूरी हवेली के एक तरह से महल समझिए आप, उसको देखा था, कई एकड़ में फैला हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है 23 अगस्त 2001 को। असल में ये होता 24 अगस्त 2001 को, लेकिन एक दिन पहले हुआ। उसकी वजह ये है कि रेलू राम पुनिया की एक बेटी प्रियंका थी, उसका बर्थडे पड़ता था 24 अगस्त को। तो हर साल 24 अगस्त को घर में पार्टी वार्टी होती थी, लेकिन इस बार 23 अगस्त को ही उसका बर्थडे मनाने का फ़ैसला लिया। और ये फ़ैसला लिया रेलू राम पुनिया की सबसे छोटी बेटी
जो इस पूरे मामले की कल्प्रिट है, इस पूरे मामले की विलन है, सोनिया। वो दिल्ली में रहती थी अपने पति संजीव के साथ। 23 अगस्त को वो हिसार पहुंचती है अपने घर और घर जाकर कहती है कि हम प्रियंका का बर्थडे 23 तारीख को ही मनाएंगे। और वो कुछ बहाना करती है कि 24 को उसे कुछ काम है, ये है वो। तो खैर बर्थडे मनाने का जो तैयारी है पूरी धूमधाम से होती है। रईस आदमी रेलू राम पुनिया, बेटी का बर्थडे, विधायक, शान शौकत दबदबा, फिर दिखाना भी है सोसाइटी में, हिसार में। तो ये होता है कि 24 को बाहर से गेस्ट बुलाएंगे, 23 तारीख को फैमिली वाले बर्थडे मनाएंगे अपने हिसाब से। तो घर में ही खाना वाना बनता है, म्यूज़िक का इंतज़ाम होता है, तेज़ म्यूज़िक बजता है घर में, और केक वेक मंगाया जाता है। और उस रेलू राम पुनिया के परिवार के सारे लोग मौजूद थे। उस परिवार में टोटल 9 लोग थे। रेलू राम पुनिया, उनकी वाइफ, उनका एक बेटा सुनील, बहू, 3 बच्चे, सोनिया और उसका हस्बैंड, 9 लोग। एक कज़न भी वहीं पे उस घर में उस वक्त मौजूद था। तो कुल मिला के उस 23 अगस्त की रात को 10 लोग उस हवेली में मौजूद थे, हिसार में रेलू राम पुनिया के घर पे। अंधेरा होता है रात का, बर्थडे अपने शबाब पे जश्न, म्यूज़िक बज रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, कुछ झूम रहे हैं, कुछ खाना वाना भी बन रहा है घर में। इसी बीच खाना वाना खाने के बाद जब करीब रात के 10-11 बजते हैं तो सोनिया जो है वो चाय बनाती है पूरे घर के लिए और कहती है कि सबको चाय पिलाते हैं। और चाय में वो बेहोशी की दवा मिला देती है। बेहोशी की दवा मिलाने के बाद वो सबको चाय देती है। पूरा घर का मेंबर, वो 3 महीने की जो बच्ची थी उसको भी वो चाय पिला देती है, छुप छुपा के। चाय पीते ही पूरा घर बेहोश हो जाता, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, एक सोनिया, एक उसका हस्बैंड संजीव। थोड़ा देर इंतज़ार करती है, टटोलती है। कुछ लोग ऊपर चाय पी रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ सेकंड पे, 2 फ्लोर पे रहते थे पूरे परिवार के लोग। तो चाय के पिलाने के करीब 5-7 मिनट के बाद सोनिया और संजीव एक एक घर के सदस्य को जाकर टटोलते हैं, कौन होश में है कौन नहीं है। तो देखते हैं कि सारे बेहोश हो चुके हैं। इसके बाद सोनिया संजीव से कहती है कि तुम अपना रिवॉल्वर निकालो और इन सबको गोली मार दो। अब संजीव रिवॉल्वर निकालने के बाद कहता है कि इस रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोली है और आदमी 8 है, तो बाकी 2 को कैसे मारेंगे। और गोली से ये भी है कि पक्का मरें कि नहीं मरें इसकी भी गारंटी नहीं है, इंजर्ड हो भी सकते हैं, और ऑलरेडी बेहोश हैं तो पता कैसे चले। सोनिया इतनी ज़्यादा डिस्परेट थी अपने पूरे घर वालों को मारने के लिए कि वो फिर गुस्सा होती है अपने ही पति पर, कहती है तुम किसी काम के नहीं हो। और वो घर में रॉड रखा था लोहे का बहुत बड़ा सा, वो उठा के ले आती है, कहती है तुम रिवॉल्वर साइड में रखो, ये लो रॉड, घर के हर मेंबर के सर पे 2-4 बार मारना ज़ोर ज़ोर से, तो उसमें बचने की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद वो सबसे पहले यहाँ पे एक 2 चीज़ थी कि जो उसका भाई था वो बहुत ज़्यादा, सुनील, सोनिया का, वो हट्टा कट्ठा लंबा चौड़ा था, तो वो अकेले इन दोनों से मुकाबला भी कर सकता था, पर वो उस वक्त बेहोश था। तो उसने कहा कि नहीं, पहले उसको नहीं मारेंगे, अगर नहीं मारा तो वो जाग गया और कुछ हो गया तो फिर प्लान चौपट हो जाएगा, तो ये हो कि सबसे लास्ट में उसको मारेंगे। तो सबसे पहले ये सोनिया अपने पिता के रूम में जाती है, रेलू राम पुनिया के रूम में, बेहोश पड़े हुए थे। रॉड उठाती है, संजीव को देती है, अपने पति को, कहती है मारो सर पे। अब संजीव ने अपने इंटरव्यू में बोला, जो वीडियो पे रिकॉर्ड है, जो आप देखेंगे, आप टीज़र में है, इसके बाद आप सुनिएगा उसको, क्राइम तक पर ही डाला है मैंने। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसकी हिम्मत नहीं होती कि उसने कभी पहले कोई मर्डर किया नहीं था, और वो भी अपने ससुर का मारने जा रहा, तो वो मार नहीं पा रहा। सोनिया उसको उकसा रही है, नहीं मारो, तुम क्या हो, बुज़दिल हो, ये हो, एक छोटा सा काम नहीं होता, अगर हम नहीं याद करेंगे तो कल के बाद हम बेकार हो जाएंगे, फिर ये लोग हमें मार देंगे। तो उसको इतना उकसाती है कि लास्ट में फिर वो अपना आपा खोता है और उसके बाद सीधा रॉड उठाता है और रेलू राम पुनिया के सर पे एक के बाद एक 3-4 वार करता है। जब वो ये वार कर रहा होता तो सोनिया अपने बाप के सिरहाने खड़ी हुई है और वो वार होते हुए देख रही है, वो सर पे मार रहा है, वो सिरहाने खड़ी हुई है।
उसके बाद जब 3-4 वार के बाद वो अचानक खून बहता है और सर लगभग फट ही जाता है, लोहे का रॉड था, और एक पैर फिर बिस्तर से नीचे गिर जाता है। फिर वो नब्ज़ टटोलती है खुद अपने हाथ से, और उसे यकीन हो जाता है कि मर गया। तो वो अपने पति से हाथ मिलाती है, शेक हैंड करती है, बधाई देती है, चलो पहला काम पूरा हो गया। एक बेटी अपने बाप के कत्ल के बाद बधाई दे रही है अपने पति को। उसके बाद ये लोग दूसरे कमरे में जाते हैं। वहाँ सोनिया की माँ थी, वो भी बेहोश पड़ी हुई थी। अब वो फिर उससे कहती है कि इसको रॉड मारो। वो फिर घबराता है संजीव, तो वो उसे फिर गुस्सा दिलाती है। उसके बाद जब तक वो नहीं मारता, ये तकिया उठा के अपनी माँ के मुंह पे तकिया रख के उसका गला घोटने की कोशिश करती है। अब कितना गला घोटा था, मर चुकी थी ये नहीं पता, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ मिनट 2 मिनट तकिया मुंह पे रख के उसका वो तकिया हटाती, फिर कहती अब तो मारो। फिर उसका पति रॉड उठाता है। अब वो सोनिया की माँ के सर पे 3-4 वार करता है। सोनिया की माँ भी जो है अब वो दम तोड़ देती है। इसके बाद वो बच्चों के कमरे में जाती है। उस घर के 2 बच्चे थे। वो एक कमरे में थे जिसमें 3 साल की बच्ची, 2 साल का बच्चा। उनके सर पे भी रॉड मारते हैं, संजीव मारता है। और सोनिया बाकायदा खड़ी भी है, इंश्योर करने के लिए खड़ी रहती है कि ये मरे हैं कि नहीं मरे। तो इन सब का मर्डर हो चुका है, कज़न को भी मार दिया। अब बचते हैं सिर्फ उसका भाई सुनील और उसकी भाभी। उसका ये कमरे में जाते हैं दोनों। सुनील बेहोश पड़ा हुआ था। फिर वो कहती कि सुनील को ज़्यादा मारना, ज़्यादा ज़ोर से मारना है, क्योंकि हट्टा कट्टा है, इसके बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचे। तो फिर संजीव जो है इतने मारने के बाद अब उसका जो इंटरव्यू है उसमें ये कहता है कि उसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया। उसे लगा कि अब तो जो हो गया, अब हमने किसी को भी छोड़ा तो हम फंसेंगे। उसके बाद वो सुनील के सर पे कई वार करता है। सर बिल्कुल फट चुका होता है, सुनील भी मारा जाता है। उसके बाद वो सुनील की वाइफ सोनिया अपनी भाभी के कमरे में जाती है। उसकी भाभी उसी कमरे में थी। उसके बाद भाभी बेड पे बेहोश पड़ी हुई है, सुनील भी है, तो सुनील को मार उसकी वाइफ की मौजूदगी में मारा, लेकिन वो बेहोश थी। उसके बाद वो फिर भाभी के सर पे सेम रॉड से मारती, संजीव मारता है। तो भाभी जो है वो आखिरी 8वां कत्ल था उस घर का। पर कहानी ही ख़त्म नहीं होती। इसके बाद वो बारी बारी से फिर हर एक लाश के पास दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, सोनिया और संजीव, और वो सारी लाशों को चेक करते हैं। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो ये भी एक डर था कि कहीं बेहोशी में भी कोई चीख ना पड़े ज़ख्म दर्द की वजह से। तो म्यूज़िक सिस्टम पूरी साजिश के तहत लाई गई थी बर्थडे मनाने के लिए। तो वो उसका वॉल्यूम बहुत तेज़ था ताकि घर के बाहर किसी को चीख की आवाज़ ना सुना दे, या एक कमरे में अगर हम मार रहे हैं तो दूसरे कमरे वाले तक चीख की आवाज़ सुनाई दे। तो गाने बज रहे थे, म्यूज़िक का वॉल्यूम बहुत तेज़ था, और उस म्यूज़िक की वॉल्यूम के साथ एक एक कर घर के 8 लोगों को उसी घर की बेटी अपने पति के हाथ से मारती जा रही थी। और हर कत्ल के बाद वो अपने पति से हाथ मिलाती, उसे मुबारकबाद देती, और दोनों खुश होते। हालांकि संजीव थोड़ा सा डरा सहमा हुआ था, लेकिन वो उस वक्त जो सिचुएशन था, अगर संजीव के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सोनिया अपने आपे में है ही नहीं, और वो इंसान भी उस वक्त नहीं। उसके इतनी नफ़रत थी अपने घर वालों को लेकर कि उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी, बड़ी हो रही थी। और वो हर रॉड लोहे का जब सर पे पड़ता था तो वो अपने उस फैमिली मेम्बर को ऐसे घूर रही थी कि बस जैसे कि ये फ़ौरन मर जाए। तो संजीव कहे कि 1-2 बार तो सोनिया की आंखें उस वक्त देख के खुद वो डर गया था कि ये पता नहीं कैसी है। तो 8 कत्ल के बाद वो हर लाश को दोबारा टटोलती है, चेक करती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि सब मर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें करीब इसको करने में 2 घंटे का वक्त लगता है, 8 लोगों का कत्ल करने में। तब तक बहुत लेट हो चुका था। करीब 11 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ था, 1 बजे तक कत्ल होता है, कत्लेआम होता है घर के अंदर 2 फ्लोर पे। अब उस घर में सिर्फ 8 लाशें थी और 2 जिंदा लोग थे, एक संजीव, एक सोनिया। इसके बाद ये है कि अब दुनिया को क्या बताएंगे कि कैसे हुआ, पकड़े जाएंगे, घर में मौजूदगी है। शाम तक नौकर चाकर ने भी देखा, गार्ड ने भी देखा, ड्राइवर ने भी देखा, दोनों की मौजूदगी यहाँ थी। तो उसको बचने के लिए
सोनिया ने अब संजीव से कहा कि वो उसको रॉड मारे, बट ऐसा मारे कि वो इंजर्ड हो जाए। आप उसकी वो भी देखिए, एक तो प्लानिंग, दूसरी हिम्मत। फिर संजीव ने उसी रॉड से जिससे 8 कत्ल किया था सोनिया के ऊपर वार किया। सोनिया इंजर्ड हो गई, गिर गई। उसके बाद संजीव वहां से निकल जाता है रात को ही। अब घर में जब निकल जाता है तो उसके बाद सुबह होती है। सुबह सुबह वहाँ का रूटीन था कि हवेली में आ, काम करने वाली और ड्राइवर ये सब लोग आ जाते हैं। तो सुबह आए तो जब काम करने वाले ये लोग आए तब उसके बाद घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब अंदर गए तो अंदर का मंजर ही ऐसा था खौफनाक। पूरा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर खून से सना हुआ था। रॉड जो पड़ा था वो हर एक के सर से खून बह बह कर ज़मीन के रास्ते, दीवार पे, बेड पे, फर्श पे, हर जगह खून ही खून। तो वो जो पहला विटनेस है जिसने देखा, घर का मुलाजिम, वो चीखता हुआ निकलता है वहाँ से। उसके बाद फिर पड़ोसियों को खबर दी जाती है, पड़ोसी आते हैं, पुलिस को खबर दी जाती है। चूँकि विधायक रेलूराम पुनिया रहे, असर था, उनका दबदबा था। अब पुलिस आती है, थोड़ी देर में तमाम ज़िले के आला पुलिस अफसर वहाँ होते हैं। अंदर का मंजर देख के हर एक की रूह काँप जाती है। घर के अंदर पहले उन्हें लगता है 9 लाश, क्योंकि खुद जो सोनिया थी वो जब ये लोग आए तो अब ये पता नहीं कि वो रियल में बेहोश हुई थी कि नहीं, लेकिन अगर नहीं थी तो बेहोशी का नाटक कर रही थी और वो भी पड़ी हुई थी। तो जब पुलिस ने सबको देखा तो देखा कि 9 लोग पड़े हुए हैं। तो शुरुआत में यही था करीब आधा घंटे तक कि पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया, और वो लाश की गिनती 9 ही कर रहे थे। जो पहला पुलिस को वायरलेस पे मैसेज दिया था वहाँ के पुलिस ने अपने सीनियर अफसरों को, तो उसमें यही कहा था कि इस घर में 9 डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके बाद सारी लाशों को उठाने का काम शुरू हुआ। एम्बुलेंस तब तक आ चुका था, हॉस्पिटल ले जाना था। तो जब सोनिया को पुलिस वाले ने उठाना शुरू किया तो अचानक उन्हें लगा कि उसकी सांस चल रही है और उसकी बॉडी गर्म है, बाकी लाशें ठंडी हो चुकी थी। तो फिर वो पुलिस वाला ध्यान अपने अफसर को बताता है, वो उसकी नब्ज़ टटोलते हैं तो देखते हैं नब्ज़ चल रही है। तो फ़ौरन उसको लेकर भागा जाता है हॉस्पिटल नज़दीक के। और पुलिस की ये कोशिश होती है कि चलो इस रेलूराम पुनिया के कम से कम एक परिवार की जान बचा ली जाए। हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। ज़ख्म उसका भी गहरा था। संजीव ने शायद जोश में ज़्यादा तेज़ी से मार दिया था। तो खैर वो सब पहुंच गए, उधर बॉडी पहुंच गई। या पुलिस का यही था कि किसी दुश्मन का काम है, पूरे रेलूराम परिवार का खात्मा कोई करना चाहता था, इसलिए साजिश के तहत हर एक को मारने की कोशिश की, और उसमें सोनिया भी थी। उसके बाद अब सीन ऑफ क्राइम की पुलिस जांच करती है, सब कुछ चलता रहता है। वहाँ से केक, रात का खाना, बर्थडे पार्टी, नौकरों से पूछताछ, सब कुछ होता है। सब बताते हैं कि बड़ा खुशगवार माहौल था, सब अच्छे से बात कर रहे थे, प्रियंका का बर्थडे मना रहे थे। तब पुलिस से दुश्मनों के बारे में लिस्ट निकालती, कोई पॉलिटिकल दुश्मन तो नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का, बिजनेस से रिलेटेड, इन चीज़ों पे काम करती रहती है पुलिस। पूरा दिन निकल जाता है। उधर सोनिया हॉस्पिटल में है, कोई पूछताछ नहीं, क्योंकि वो अपने आप को बेहोश बनाई हुई थी। इसके बाद अगला दिन आता है। 23 अगस्त की रात हुई थी, 23 और 24 के दरमियानी की रात थी। 25 अगस्त को पुलिस की पूरी टीम, फॉरेंसिक टीम उस घर में पहुंचती है। अच्छा, सोनिया जब थोड़ी बहुत होश में आती है तो पुलिस उससे पूछने की कोशिश करती तो कहती है मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी ने सर पे मारा और उसके बाद मैंने कुछ देखा नहीं, बेहोश हो गई। तो ये भी नहीं कि कितने लोग थे, कौन थे, क्या थे, उसने यही कहानी बताई। फिर चूँकि हॉस्पिटल में थी, पुलिस ने कहा बाद में ठीक हो जाएगी तब बात करेंगे। तो खैर, तो 25 अगस्त को पुलिस की पूरी टीम उस हवेली में पहुंचती है, हर एक चीज़ छानबीन करती है, एक एक दस्तावेज उठाती है। इसी दौरान उस पुलिस को एक डायरी में एक लेटर मिलता है। वो पुलिस जैसी वो लेटर पढ़ती है, पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद वो लेटर को निकाल कर, वो जो डायरी थी वो सोनिया की थी और लेटर अलग से उस डायरी में रखा हुआ था। तो डायरी में जो बाकी चीज़ें लिखी हुई थी उसकी हैंडराइटिंग को उस लेटर के हैंडराइटिंग से पुलिस मिलाती है, राइटिंग मैच कर जाती है, लेकिन उसमें लेटर में नाम कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो पुलिस पहले तो जो वहाँ के घर के मुलाजिम थे उनसे पूछताछ करती है डायरी किसकी है, तो बताती है वो मैम साहब की है, सोनिया मैम की है। उसके बाद पुलिस वो डायरी और लेटर अपने पास रख लेती है और सीधा सीनियर पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तब तक 24 घंटे के बाद सोनिया ठीक ठाक थोड़ी बातचीत करने लायक थी।
उसका पुलिस उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि ये जो डायरी है एक तुम्हारी है? वो बोलती है हाँ, डायरी में नॉर्मली चीज़ें लिखी हुई थी। तो पुलिस उससे पूछती है कि हैंड राइटिंग भी आपकी है? वो बोलती है हाँ। उसके बाद फिर पुलिस वो लेटर उठा के दिखाती है, कहती है लेटर भी फिर इसका मतलब तो क्योंकि राइटिंग सेम थी। अब सोनिया की हवा ख़राब होती है। उस लेटर में जो लेटर लिखा था वो लेटर संजीव को लिखा गया था, और संजीव को सोनिया ने लिखा था, अपने ही पति को। और उस लेटर में ये था कि मैं अपने घर वालों से इतना नफरत करती हूँ कि अब इनमें से मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और इन सबको मार दूंगी। तुम साथ दो या ना दो, दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो मैं अकेले करूँगी। अब जब ने पुलिस ने ये लेटर पढ़ा तो उसने कहा कि फिर तो कातिल घर का ही है। इसके बाद पुलिस उससे पूछती रही, लेकिन सोनिया तब तक कुछ नहीं बताई। फिर संजीव को ढूंढा गया, संजीव दिल्ली में मिला, संजीव को पकड़ा गया, संजीव को टॉर्चर किया गया तो संजीव ने कहानी सुना दी। फिर संजीव और सोनिया का आमना सामना कराया गया तो सोनिया टूट गई। फिर उसने एक्सेप्ट किया और उसने जो कहानी सुनाई वो ये थी कहानी कि सोनिया ताइक्वांडो की प्लेयर थी और ये भी स्पोर्ट्समैन था संजीव। तो वहीं पे खेल खेल के दौरान दोनों की मुलाकात होती थी और इन दोनों में प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली। लेकिन रेलूराम पुनिया और उनकी फैमिली इस शादी से नाखुश थी, क्योंकि हैसियत में संजीव कमतर था रेलूराम पुनिया के परिवार। वो अरबपति लोग थे, ये नॉर्मल परिवार का। लेकिन फिर भी बेटी की मोहब्बत में आकर रेलूराम का परिवार तैयार हो गया और फिर उन्होंने शादी को मान्यता दे दी और शादी हो गई दोनों की। उसके बाद सोनिया को एक 1.5 साल का बेटा भी हुआ। जब ये 23 अगस्त 2001 को जिस रात को ये कत्लेआम हुआ था, तब सोनिया का बेटा 1.5 साल का था और उसने अपने उस बेटा को दिल्ली में अपने ससुराल में रखा हुआ था। तो उसी दौरान शादी के बाद पहले तो वो उसको ये था कि मेरे पति को ये लोग मानते नहीं हैं, एक वहाँ से उसके दिल में थोड़ी वो आई। दूसरा, वो उसने अपने पति की हैसियत बढ़ाने के लिए रेलूराम ने बहुत सारी मदद की थी, लेकिन वो चाहती थी कि एक नया बिजनेस शुरू करेगा संजीव और उसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। तो उसने रेलूराम से कहा कि रेलूराम के पास कई 100 एकड़ ज़मीन थी, तो उसने कहा कि आप इसमें से अगर 50 एकड़ ज़मीन बेच के हमें पैसे दे दो तो हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो रेलूराम इस बात के लिए तैयार था कि चलो बेटी की मदद कर दें। लेकिन रेलूराम का जो बेटा सुनील है उसने कहा कि नहीं, हम ज़मीन बेच के मदद नहीं करेंगे, अब आप कैश दे दीजिए, बाकी चीज़ें कर दीजिए, लेकिन बहुत मुश्किल से प्रॉपर्टी बनाई है तो उसको नहीं बेचेंगे। तो रेलूराम भी उसकी बात को लगा कि ठीक कह रहा है ये। तो रेलूराम और उनके बेटे ने जब ये मना किया सुनील ने, तो सोनिया को बहुत गुस्सा आया और उसे लगा कि ये मुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं देंगे। और उसको ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने कहा कि मैं इन सबको मार के ये सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूँगी। और इसीलिए उसने ये प्लान किया कि जो जितने भी करोड़ हैं, जितने ज़मीन है, फैक्ट्रीज़ है, हवेली है, ये सब हमारा होगा। और उसने इसके लिए बाकायदा संजीव को तैयार किया। अच्छा, वो संजीव से प्यार भी उसी लेवल पे करती थी, मतलब कि कई बार उसने संजीव ने खुद कहा कि उसे डर लगता था सोनिया के बिहेवियर से। मतलब वो जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, एकदम अजीब सा, एकदम मतलब क्या उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, जुनून जैसा इश्क। तो संजीव भी सोनिया को उतना ही प्यार करता था। तो उसने कहा कि चलो इसकी बात मान लो, वरना पता नहीं क्या करेगी। और इसीलिए वो तैयार हुआ और फिर एक एक कर इन तमाम लोगों को मार डाला। तो संजीव ने बाकायदा बाद में कैमरे पे कन्फेस किया, सोनिया ने भी कन्फेस किया। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सोनिया अपने बयान से बदल गई। उसने कहा नहीं, ये फंसा रहे हैं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। लेकिन सारे सबूत, इकबालिया बयान, मजिस्ट्रेट के सामने का बयान, इन कैमरा बयान संजीव का, ये सारी चीज़ें इनके ख़िलाफ़ थीं। उसके बाद इस केस की सुनवाई शुरू होती है और लोअर कोर्ट में मामला चलता है। लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा वो था कि एक ही फैमिली के 8 लोगों को, वो भी अपनी ही बेटी और उनका दामाद मार दे, तो उसको लेके बहुत सारा, मतलब लोगों में भी गुस्सा था, प्रेशर भी था, मीडिया लगातार इस खबर को कर रही थी। तो उसको लेके इस वजह से दबाव था कोर्ट पर भी। तो कोर्ट ने भी बहुत जल्दी इसकी सुनवाई की
23 अगस्त 2001 को ये मर्डर हुआ था। 31 मई 2004 को, मतलब 3 साल के बाद ही, जो सेशन कोर्ट है हिसार की, उसने सोनिया और संजीव को फांसी की सज़ा सुना दी। इसके बाद इन्होंने चैलेंज किया, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 31 मई 2004 को सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई फांसी की। उसके बाद 12 अप्रैल 2005 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसकी सुनवाई अपनी पूरी कर ली, लेकिन उस फैसले में उन्होंने लोअर कोर्ट की फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद में कर दिया। तो यहाँ से राहत मिली सोनिया और संजीव को। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 15 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। लोअर कोर्ट ने के फैसले को हाई कोर्ट ने पलटा था, अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट के वापस फिर से फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि ये चूँकि ऐसा मामला है रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि इसमें फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। तो सोनिया और संजीव को सुप्रीम कोर्ट से फांसी मिल गई। उसके बाद इन्होंने इस फैसले के खिलाफ पुनर्याचिका दाखिल की उसी सुप्रीम कोर्ट में। 23 अगस्त को 2007 को इस पर भी फैसला आ गया, उस याचिका को भी रद्द कर दिया गया, मतलब फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी। उसके बाद ये तक हुआ कि फिर सुप्रीम कोर्ट के इस रद्द होने के बाद 23 अगस्त 2007 को जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला रद्द कर दिया कि नहीं आपकी फांसी बरकरार रहेगी, उसके अगले महीने, और 1 सितंबर है आज, एक ही सितंबर के दिन 1 सितंबर 2007 को वापस, चूँकि सारे फैसले ऊपर से रिजेक्ट हो गए थे, अब फांसी की सज़ा थी, तो 1 अगस्त 2007 को हिसार सेशन जज ने, जिसने पहली बार फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसने बाकायदा इन दोनों की फांसी की तारीख भी मुकर्रर कर दी और कहा कि इन लोगों को 26 नवंबर 2007 को फांसी दे दी जाए। दोनों अम्बाला जेल में बंद थे, अम्बाला जेल को इन्फॉर्मेशन दे दी गई। सेशन कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया कि 2007 26 नवंबर को इन दोनों को फांसी दे दें, क्योंकि इनकी सारी सुप्रीम कोर्ट में भी पुनर्याचिका भी खारिज हो गई है, अब इनके पास कोई कानूनी और रास्ता बचा नहीं है, इसलिए फांसी के हकदार हैं और इनको फांसी होनी चाहिए। तो अब फांसी की तारीख मुकर्रर अम्बाला जेल को इन्फॉर्म कर दिया गया। तब इसने ये दलील देनी शुरू की सोनिया ने कि मेरा बेटा, जो उस वक्त 1.5 साल का था और 2007 आते आते करीब 7.5 साल का हो गया था, उसने कहा कि हम ही उसके माँ बाप हैं और उसका पालन पोषण करने वाला और कोई है नहीं, तो इसलिए अगर आप हम दोनों को मौत दे दोगे तो मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, वो यतीम हो जाएगा। ये वो बेटी कह रही है जिसने अपने पूरे ख़ानदान को मार डाला और अब अपने बच्चे की आड़ में वो रहम की अपील कर रही थी कि मेरे बच्चे को यतीम हो जाएंगे, इसलिए आप हमें फांसी ना दो। लेकिन उसकी इसी को ग्राउंड बनाकर उसने फिर पुनर्याचिका जब खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट के पास दया याचिका, रहम की अपील के तौर पे भेजा उसने। तब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो वहाँ पे उसने भेजा। लेकिन अप्रैल 2013 में दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी। मतलब 7 से लेकर 6 साल तक प्रेसिडेंट हाउस में ये मर्सी पिटीशन पड़ी रही। प्रेसिडेंट हाउस में हमेशा बहुत सारी पड़ी रहती है। और 2013 में अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की दया याचिका खारिज कर दी। मतलब अब उनके लिए सारे रास्ते बंद जिंदगी के, अब सिर्फ ये था कि मौत मिलनी है। उसके बाद फिर कवायद शुरू हुई कि अब नई डेट क्या होगी फांसी की, और अगर ये दया याचिका खारिज होने के बाद सोनिया को फांसी हो जाती और संजीव को, तो हिंदुस्तान की ये पहली औरत होती जिसे फांसी दी गई। आज तक हिंदुस्तान में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई, तो ये हो सकता था। तो अब दया याचिका के बाद ये तय हो गया था कि सोनिया को फांसी होगी, बस तारीख का हेरफेर था, क्योंकि उसके बाद डेथ वारंट साइन हो चुका है। अम्बाला जेल में बस मैसेज पहुंचना था, जल्लाद को तैयारी करनी थी, एक डेट फिक्स होना था। 13 में कभी भी इन दोनों की फांसी तय थी। अप्रैल के बाद, मतलब हो सकता था कि अप्रैल के पहले पखवाड़े में फांसी की सज़ा हुई थी, अप्रैल के एंड होते होते भी फांसी हो जाती, क्योंकि जैसी डेथ पेनल्टी साइन हो जाता है उसके अगले 2-4-5 दिन के अंदर फांसी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपके पास जेल में वो फैसिलिटी है, आपके पास तैयारी है कि नहीं है। और अगर उस जेल में फांसी की फैसिलिटी नहीं है तो किसी और जेल में जहाँ फांसी दी जा सकती है वहाँ भेज देते हैं। तो अब इनकी मौत एकदम नज़दीक थी और तय था कि अब इनकी मौत पे कोई भी रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि सारे कानूनी दरवाजे बंद, आखिरी दरवाज़ा राष्ट्रपति का वो भी बंद। अब बस सिर्फ तारीख का इंतज़ार करना था। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि अप्रैल 2013 में फांसी की सज़ा तय होती है, राष्ट्रपति की तरफ से मर्सी पिटीशन खारिज हो जाती है, उसके बावजूद इन दोनों को फांसी नहीं दी जाती।
और ये वजह आज तक नहीं मालूम कि क्यों डिले हुआ। तो अप्रैल 2013 में मर्सी पिटीशन खारिज, उसके बाद वक्त बीतता है और जनवरी 2014 आ जाता है। मतलब 8 महीने गुजर गए प्रेसिडेंट को खारिज किए हुए, पर उन 8 महीनों में फांसी नहीं हुई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने एक याचिका दाखिल कर रखी थी कि जिनकी फांसी की सज़ा दिए हुए सुप्रीम कोर्ट से 10 साल, 8 साल, 5 साल बीत गए हैं, उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। दलील ये दी गई कि इतने लंबे वक्त तक अगर एक फांसी का सज़ा पाया हुआ शख्स मौत का इंतज़ार कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो हर दिन मर रहा है, वो हर दिन उस मौत के इंतज़ार में किस्तों में मर रहा है, तो ये उसके साथ कानूनन नाइंसाफ़ी है। आपने सज़ा दी है अगर फांसी की, तो उसको फांसी की सज़ा फ़ौरन दीजिए, उसको इंतज़ार मत कराइए। और जिस इंसान को ये कहा गया था कि पता है कि हमें फांसी है, हमें फांसी पे चढ़ना है, तो वो जितना लंबा इंतज़ार होता है वो तो हर दिन मरता है। तो ये सारी दलीलें दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2014 को एक फैसला सुनाया। उस फैसले में ये दलील को माना गया कि हाँ, जिन्हें फांसी की सज़ा दी जा चुकी है और उनको लंबे वक्त तक कोर्ट के आदेश के बावजूद, दया याचिका खारिज होने के बावजूद फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो ऐसे 15 मामले सुप्रीम कोर्ट ने सूचीबद्ध किए। 15 उन लोगों के जिनको फांसी की सज़ा हुए हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे और उनको फांसी पे नहीं लटकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन 15 मामलों में सारी की सारी फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया, सिर्फ इस दलील के आधार पर कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी, अगर फांसी की सज़ा हुई थी तो फांसी उनको वक्त पे मिलनी चाहिए थी, लटकाना नहीं चाहिए था। तो 15 ऐसे मामले जो 5 साल से ज़्यादा पुराने थे उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। और नसीब देखिए कि उन 15 मामलों में 2 मामले सोनिया और संजीव के थे। तो हर तरफ से मौत तय थी, यकीनी थी, मरना था। लेकिन एक याचिका आती है और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है, और वो फ़ैसला इनके लिए मौत से सीधे ज़िंदगी का पैगाम था। फांसी पे चढ़ते चढ़ते, मतलब 2007 में तो तारीख तक मुकर्रर थी, और इनकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। आज भी सोनिया और संजीव दोनों पति पत्नी, जो बिल्कुल मौत के करीब तक पहुंच चुके थे, फांसी हो जानी चाहिए थी, एक फ़ैसले ने बचा लिया। दोनों की फांसी को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया, और आज दोनों अम्बाला जेल में आज भी हैं। और ताउम्र जब तक इनकी ज़िंदगी है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला यही है कि ये जेल में ही रहेंगे और यही इनकी सज़ा है। तो ये थी एक पूरी अजीब कहानी, जिसमें एक तरफ खौफनाक कत्लेआम, मतलब एक ही परिवार के इतने लोगों का कत्लेआम, बहुत कम ऐसे सुनने को मिलते हैं। दूसरी तरफ मौत को लेकर इतने सारे ट्विस्ट, एक कोर्ट फांसी, फिर उम्र कैद, फिर फांसी, फिर उम्र कैद। तो रेलू राम पुनिया की ये कहानी न सिर्फ इस मर्डर के लिए याद की जाएगी, बल्कि इस कानूनी फैसले के लिए भी याद की जाएगी। और ख़ास तौर पे ये कि जिसकी फांसी की तारीख तय हो चुकी है, मुकर्रर हो चुकी है, 2007 या 18 चल रहा है, 11 साल पहले, वो आज भी ज़िंदा है और अब उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो सोनिया और अब सोनिया का बेटा भी बालिग हो चुका है, क्योंकि वो 2001 में 1.5 साल का था, या 18 है, तो 19 साल से ऊपर का हो चुका है। और उसने कई बार ये दलील दी है अपने बेटे को लेकर। बीच में ये लोग पैरोल पर भी छूट कर आए थे, और जब पैरोल पर छूट कर आए थे तब हम लोगों ने इनका इंटरव्यू भी किया था, और तब ये सोनिया ने तब फिर पलटी मारी थी कि उसे फंसाया गया है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उससे पहले सारे वीडियो पे ही इनके कन्फेशन है, सब कुछ है। और कन्फेशन का कुछ ट्रेलर जो है, कुछ झलकियाँ जो हैं, सोनिया क्या कह रही है और संजीव क्या कह रहा है उस कत्लेआम के बारे में, कैसे रेलू राम के सर पे 3-4 वार करने के बाद सोनिया संजीव से क्या कहती है, जो मैंने आपको सुनाया, वो सब क्राइम तक पे उस टीज़र में आप अभी देख सकते हैं, जो डाला गया है शाम को, कि एक बेटी ने घर को शमशान बना दिया उसी नाम के साथ। तो ज़रूर देखिए उसको, और उनके कन्फेशन को भी आप सुन सकते हैं क्राइम तक पर। और पूरी स्टोरी अगर आप, चूँकि हम लोगों ने शूट किया, मैं उस दिन लोकेशन पे भी था और मैंने इसको फॉलो बहुत किया। मैं सोनिया और संजीव से कम 3 बार मिला हूँ। और उसके बारे में ये भी है कि रिपोर्ट, वो जेल में और कोर्ट में जब पेशी होती थी, अब तो कोर्ट का मतलब नहीं रहा, जब शुरुआत में तो वो दबंग टाइप की थी, मतलब पुलिस वालों को भी हड़का देती थी। तो उसके तेवर वही थे, मतलब फांसी की सज़ा जब हुई तब तक उसके तेवर वही थे, जब पैरोल पे आई तब तक उसके तेवर वही थे। मतलब एकदम उसे कहीं से एहसास नहीं था, और आज तक उसे कभी इस बात का पछतावा नहीं है कि उसने अपने हाथों से अपने पूरे ख़ानदान का
खात्मा कर दिया। ये कभी उसकी बात से नहीं लगा, कभी उससे मिल के नहीं लगा, और ना कभी उसने ये इकरार किया। उसने हमेशा, अब उसका फेस देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके चेहरे पे कुछ इमोशन नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये एक बेटी के हाथों अपने ही घर के खात्मे की हिंदुस्तान में शायद ऐसी दूसरी मिसाल नहीं है। तो ये कहानी थी रेलू राम पुनिया की। अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और ना लगा हो तो भी बताइएगा, क्योंकि आप ही लोग जज हैं, आप ही लोग सुनते हैं, और आप ही लोगों की वजह से सुनाता हूँ। तो कहानी ये रही है, और क्राइम तक सामने से इशारा हो रहा है। सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए, करते रहिए, कराते रहिए, और तेज़ी से कराते रहिए, ताकि ये परिवार बढ़ता रहे। और अब तक आप लोगों ने नहीं किया है, जो लोग सिर्फ कहानी सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, क्राइम तक देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी गुजारिश है कि वो देखें भी, सुने भी, लेकिन एक बार एक बटन भी दबा दें बेल आइकन के साथ, सब्सक्राइब वाला। तो पैसे तो लगते नहीं हैं इसमें, कोई पैसे जाने नहीं है जेब से। पैसे लगते तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता। तो पैसे नहीं लगने हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो कीजिएगा, और ज़बरदस्ती का मत कीजिएगा। तो ये कहानी थी। अब बताएं, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ सवाल अगर हो। राजेश सियाल जी का सवाल है, सर रेलू राम के भाई ने पूरा केस लादा इंसाफ के लिए, बट उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई 2017 में, और संजीव अभी जून 2018 में पेरोल पे था और वो भाग गया पुलिस कस्टडी से। इसमें कितनी सच्चाई है? किनका सवाल है? राजेश सियाल। राजेश सियाल जी का सवाल है कि भाई ने रेलू राम के केस लड़ा था। हाँ, इसमें एक चीज़ आपने अच्छा याद दिलाया। देखिए, किस्मत का खेल देखिए कि सारी लड़ाई प्रॉपर्टी की, पैसे की हड़पना चाहती थी सोनिया। उस चक्कर में पूरे ख़ानदान को मार डाला और ख़ुद जेल पहुंच गई, मौत की दहलीज तक पहुंच गई। उसके हिस्से कुछ नहीं आया। और हिस्से किसके आते हैं? रेलू राम का भाई, जो तब तक कहीं पे सीन में नहीं था कि प्रॉपर्टी का वारिस होगा, कुछ होगा। तो रेलू राम का भाई और रेलू राम के भतीजे आज वो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी के वारिस, मालिक वो हैं। इसे भी नसीब का खेल आप कहिए। दूसरा इनका ये था कि ये खबर आई थी कि पेरोल पे संजीव था, फिर भाग गया। नहीं, पेरोल पे दोनों आए थे, सोनिया भी बाहर आई थी, संजीव भी बाहर आए थे, लेकिन संजीव कहीं भागा नहीं। दोनों आज भी अम्बाला जेल में बंद हैं। सर, एक इंडियन पुलिस क्राइम तक है, वो पूछ रहे हैं कि अगर सोनिया ने अम्बाला जेल में पाकिस्तानी जासूस की हेल्प से भागने की कोशिश करी थी। एक का सवाल है कि क्या सोनिया ने अम्बाला जेल से पाकिस्तानी जासूस की हेल्प से भागने की कोशिश की थी? ये सिर्फ अफवाहें हैं। भागने की कोशिश की खबर कभी नहीं आई इन दोनों की। और अम्बाला जेल में वैसे भी सख्ती, सुरक्षा बहुत है, और ये वैसे भी क्या कहते हैं आपको, प्रोफेशनल उस तरीके के नहीं है कि इनसे बहुत ज़्यादा थ्रेट हो। तो ये सारी अफवाहें हैं, कभी भागने की कोशिश नहीं हुई। सर, एक सवाल है कि कौन सी कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट जो दया यात्रा होती है, मर्सी पिटीशन, वो कौन सी कंडीशन में अलाउ करते हैं? सर, ये सवाल है डॉक्टर ईशान भारद्वाज का। डॉक्टर ईशान भारद्वाज साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार। आपका मेल पढ़ा था मैंने, रिप्लाई भी किया, आपको मिला होगा। ईशान साहब और उनकी टीम का सवाल ये है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन या कौन से ऐसे पैमाने होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दया याचिका को खारिज करता है ना? इसमें दो चीज़ें हैं। एक बार मैंने पहले भी बताया था कि एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट दया याचिका खारिज करता है। संवैधानिक तौर पे ये सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये गलत है। एक्चुअली जो दया याचिका खारिज करने का हक है वो कैबिनेट के पास है, वो सरकार करती है। सरकार सिफारिश भेजती है, और सरकार में भी होम मिनिस्ट्री। कोई भी एक दया याचिका, जैसे मान लीजिए कि, ऐसे आपको समझाता हूँ कि सोनिया और संजीव का मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ है। तो अब ये प्रेसिडेंट को लिखेंगे कि हमें हमारे ऊपर रहम किया जाएगी, और ग्राउंड देंगे कोई ना कोई। तो ग्राउंड ये होगा कि अब इनका जैसे बच्चे का ग्राउंड है कि बेटा मेरा यतीम हो जाएगा, हम ही दोनों उसके माँ बाप हैं, हम ही अभिभावक हैं, हमारा बच्चा छोटा है। तो अब ये दया याचिका डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास जब वो आएगा तो प्रेसिडेंट होम मिनिस्ट्री को भेजेगा वो लेटर कि ये फलाना आपके हिसार का ये मामला था, और ये इनका दया याचिका, इस पर बताइए हम क्या करें, माफ़ करें ना करें। अब होम मिनिस्ट्री खुद फैसला नहीं लेगी। होम मिनिस्ट्री क्या करेगी कि वो जिस कंसर्न स्टेट का मैटर है वहाँ के होम मिनिस्टर को भेजेंगे। तो सेंट्रल वाला अब हरियाणा के होम मिनिस्टर को भेजेगा कि ये आया है एप्लीकेशन, आप बताओ कि इस पर हमें क्या स्टैंड लेना है। तब वो होम मिनिस्टर जो है
वो अपने पुलिस से और वो सारा केस पता करेगा, अगर उसे नहीं है तो फिर वो डिसाइड करते हैं, वो एक फ़ैसला लेते हैं कि नहीं ये समाज के लिए इनको ख़तरा है, या इसने 8 मर्डर किए हैं, इसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए, तो होम मिनिस्टर अपनी सिफारिश लिख के भेजेगा। वो वापस फिर दिल्ली होम मिनिस्ट्री को भेजेगा। अब दिल्ली की होम मिनिस्ट्री को ये तय करना है कि उस स्टेट होम मिनिस्ट्री की उस राय या उस सिफारिश को वो माने या ना माने, वो मजबूर नहीं है मानने के लिए। अगर मान लीजिए कि वो कहता है कि ठीक है, इसने कहा नहीं माफ़ी देनी है, तो इन्होंने भी कहा हमें नहीं देनी है, तो ये प्रेसिडेंट को भेज देंगे कि नहीं इसमें कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब प्रेसिडेंट कायदे से मानने के लिए मजबूर है जो होम मिनिस्ट्री का फैसला है, लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं ये शायद इसको माफ़ कर देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि दोबारा भेज देंगे एक लाइन के कमेंट्स के साथ कि एक बार और कंसीडर कर लीजिए, माफ़ किया जा सकता है, इसको कर दीजिए। तो होम मिनिस्ट्री फिर से, अब उसकी मर्ज़ी है, अगर होम मिनिस्ट्री अड़ा हुआ कि नहीं इसको माफ़ नहीं करना, तो वो वापस भेज देगा कि नहीं माफ़ी नहीं देनी है, तो प्रेसिडेंट मजबूर हैं, वो माफ़ी नहीं देंगे। तो ये पावर जो है एक्चुअली ये कैबिनेट और होम मिनिस्ट्री के पास है। सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है और प्रेसिडेंट के पास दया याचिका जाती है, लेकिन असली जो फैसला लिया जाता है वो होम मिनिस्ट्री के ज़रिए लिया जाता है। तो दया याचिका का एक तो प्रोसीजर ये है, दूसरा ये है कि उसमें पैमाना क्या होता है। तो उसमें मेनली ये देखा जाता है कि इसने ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसने क्राइम किया क्या ये इत्तेफाक से हो गया, एक एक्सीडेंटल था, पेशेवर तो है नहीं ये। दूसरा ये कि इसके इस क्राइम से समाज पे, सोसाइटी पे कितना असर पड़ा है। तीसरा ये कि जिस तरीके का जुर्म किया है वो कितना बड़ा हो सकता है या कितना बड़ा है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर, और फिर ये कि पिछले इतने सालों से अगर वो जेल में है तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी फैमिली का क्या है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तब कहीं फैसला लिया जाता है। सर आप विक्रांत सर के साथ कब कर रहे हैं फिक्सिंग पे? फिक्सिंग पे जल्दी करेंगे, विक्रांत साहब के साथ बहुत दिनों से फरमाइश है। नेक्स्ट वीक एकदम पक्का प्रॉमिस है आप लोगों से कि मैं मैच फिक्सिंग पे, क्रिकेट पे आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। कुमार है वो, और नेहा जी हैं, वो पूछ रही है कि आपने अपने लाइफ में सबसे बड़ा क्राइम कौन सा किया? नवनीत कुमार और नेहा जी हैं जो कह रही हैं कि मैंने अपने लाइफ में सबसे बड़ा क्राइम कौन सा किया। थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आज तक कोई भी क्राइम नहीं किया। हाँ, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग हज़ारों की है। तो नेहा जी बोल रही है कि जब से क्राइम तक आया है और 9 से 10 उनका टीवी देखना बंद हो गया। नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए। आपने लिखा है कि जब से क्राइम तक आया 9 से 10 आप टीवी नहीं देखती। बस मैं चाहता हूँ कि क्राइम तक का परिवार इसी तरीके से रहे, इसी तरीके से देखे और आप लोग अपना प्यार दें। हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है, अगर इस तरीके की चीज़ें होती तो हमें लगता है कि और अच्छा करें और अच्छा करें। तो खुशी हुई है, बल्कि ये मेरी पूरी टीम को भी इस बात की खुशी है, और ऐसे ही लोगों से हिम्मत भी मिलता है और हौसला भी बढ़ता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर तंजीम खान है, वो बोल रहा है कि मंडे को शोएब इलियासी की कहानी सुना दीजिए। तंजीम खान साहब कह रहे हैं कि मंडे को शोएब इलियासी की कहानी सुना दीजिए। चलिए, अगर उस दिन कुछ और बड़ा मैंने नहीं सोचा तो पक्का आपको शोएब इलियासी की कहानी सुनाऊंगा। उस दिन बताया भी था, 2-3 बार शोएब इलियासी नाराज़ हो चुके हैं मुझसे, एक बार और सही आपके लिए। सर हरमन बाजवा है, वो बोल रहा है पंजाब का कोई केस है शमशंकर आपके पास जिसमें पंजाब के से रिलेटेड स्टोरी हो? हरमन बाबजा का ये पूछना है कि पंजाब से रिलेटेड आपके पास कोई स्टोरी है। बिल्कुल है, बहुत सारी है, बल्कि पंजाब की एक स्टोरी जिसको मैंने कवर किया और जिस पे मैंने कई शो बनाए हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं दरबारा सिंह, जो एक सीरियल किलर था, बहुत ही खौफनाक, बहुत ज़बरदस्त, मतलब उसके आतंक और खौफ था। तो अच्छा याद दिलाया, मैं दरबारा सिंह की कहानी सुनाऊंगा। इसके अलावा आपको मैं पंजाब में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ब्लैक कैट्स की। इसके अलावा वहाँ पे जो आतंक जब अपने उरूज पे था, चरम पे था, उसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसकी एक पूरी इनसाइड स्टोरी है। तो पंजाब में तो स्टोरी का ख़जाना है, तो मैं ज़रूर आपको सिलसिलेवार सुनाऊंगा। सर कुणाल शर्मा जी हैं, वो बोल रहे हैं प्लीज़ भाई नाम बुलवा दीजिए। कुणाल शर्मा साहब नमस्कार, और अच्छा लगा आप क्राइम तक पर हैं और आपने बोला लिखा, तो बस इसी तरह आप देखते रहिए कुणाल साहब, और अपना प्यार देते रहिए, और जब भी किसी भी तरह का कोई सवाल हो आप ज़रूर पूछिए, खुशी होगी हमें जवाब देने में। मोनी यादव जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर आपको क्या लगता है कि फांसी मिलनी चाहिए या उम्र कैद? मोनू यादव, यस सर। मोनू यादव जी का है कि इस मामले में क्या फांसी मिलनी चाहिए या उम्र कैद। अगर मैं क्राइम के सीरियसनेस पर जाऊं और जिस तरीके का ये क्राइम हुआ है, एक फैमिली के 8 लोगों के मर्डर के ऊपर जाऊं, तो मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट होना चाहिए। एक
घर का ही मेंबर अपने पूरे ख़ानदान का नामो निशान मिटा दे, इससे बड़ा क्राइम क्या होगा। तो इसमें कहीं से भी रहम की गुंजाइश नहीं बचती। तो मुझे लगता है जो मैक्सिमम पनिशमेंट है और मैक्सिमम फांसी है, सज़ाए मौत है, वो मिलनी चाहिए। और वो मिलती भी, लेकिन टेक्निकली कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, फांसी की सज़ा 2007 में हुई, 2013 तक फांसी नहीं दिया जा रहे हैं। अब 6 साल से रोके हुए हैं, 14 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, फांसी उम्र कैद में बदल जाती है। लेकिन कायदे से अगर उसके जुर्म की संगीन जितना है उसको देखें, तो मेरी अपनी राय ये है कि इसमें सज़ाए मौत से नीचे होनी नहीं चाहिए। सर, आपने जो पंजाब की स्टोरी बताई, लोग चाहते हैं कि आप ड्रग माफिया की माफिया बताएं पंजाब में। हाँ, मैं आपको एक दिन, कुछ लोगों का सवाल है कि पंजाब के ड्रग माफिया पे भी बताएं। बिल्कुल, मैं आपको पूरा उड़ता पंजाब दिखाऊंगा एक दिन, मतलब सुनाऊंगा अपनी कहानियों से। क्योंकि पंजाब में यह वाकई बहुत अफसोसनाक है, जो ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट है और जिस तरीके से वहाँ की एक पूरी की पूरी नस्ल को ड्रग्स की वजह से बर्बाद किया जा रहा है, वो बहुत अफसोसनाक है। और अभी लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आने वाले दौर में इसका असर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। हालांकि नई सरकार ने वादा किया था कि ड्रग्स को रोकने का काम करेगी, लेकिन अभी तक जो मेरी अपनी रिपोर्ट है वो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चला करता था। सर, एक डिमांड है कि आप दिन में 1 स्टोरी 2 स्टोरी करें। एक डिमांड है कि दिन में मैं 2 स्टोरी क्या करूं। एक्चुअली मेरा भी मन करता है आपसे बात करके कहानी सुनाने का मुझे शौक़ भी है, लेकिन वक्त और काम बहुत सारे ऐसे होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, जैसे कहानी सुनाने की बात बताऊं, मेरी एक ही बेटी है, चीनी उसका नाम है। तो रात को जब मैं, हालांकि ज़्यादातर ये होता है कि मैं जब जाता हूँ तो वो सो जाती है, क्योंकि उसको सुबह स्कूल जाना होता है। तो जब वो जागी होती है, अब जैसे कल संडे है, कल रात को मुझे उसको कहानी सुनानी है, तो मैंने अब तक उसको हज़ारों कहानी सुनाई होगी। पर मैं आपको सच बताऊं, जहाँ यहाँ मैं आपके सामने कहानी सुनाता हूँ तो मैं सारे रिसर्च करके भी आता हूँ, कुछ पुरानी चीज़ों को, उसको जब कहानी सुनाता हूँ तो मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं कब शुरू करता हूँ और क्या सुना रहा हूँ। सारी कहानी बनावटी होती है हर दिन, और मुझे भी आज तक हैरत है कि मैं ये बनावटी कहानी बनाता कहाँ से हूँ। तो कुछ भी, जैसे एक राजा था, 2 रानी थी, एक भूत था, एक राक्षस था, एक ये था, तो वो करके, और वो पूरी कहानी सुनाने से पहले ही सो जाती है। तो सुनाना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त की वजह से, लेकिन कभी मौका मिलेगा, कभी ऐसा नहीं है कि 9 बजे का ही आपसे फिक्स कर रखा है। जिस दिन हुआ मैं ज़रूर दिन में भी कोई कहानी लेके पहुंच जाऊंगा आपके पास। सर, एक सवाल है कि आप कुछ देर के लिए अपनी प्रियंका जी हैं, उनकी हॉरर स्टोरी कुछ बताएं, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई कुछ छोटी सी। प्रियंका जी हैं, वो कह रही हैं कुछ अपनी ज़िंदगी की हॉरर स्टोरी बताइए। हॉरर स्टोरी मेरी ज़िंदगी में बहुत हैं ऐसे आते। हॉरर स्टोरी जो है वो ज़्यादातर सारी बुरी ही है। जैसे मैं किसी दिन आपको कहानी सुनाऊंगा तब बताऊंगा। एक बार मुझे धमकी दी गई थी, जो मेरी ज़िंदगी में उस वक्त का पहला हॉरर था। मैं एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था पटना के एक हॉस्पिटल में, और अचानक वो जो मेरे सामने उस वक्त बैठे हुए थे, वो बिहार और रांची के, झारखंड के टॉप 5 क्रिमिनल जो जेल में थे कायदे से, लेकिन जेल में इलाज के नाम पे वो सब सरकारी हॉस्पिटल में थे। और सरकारी हॉस्पिटल में डेली शाम को पार्टी होती थी, वहाँ शराब चल रहा है, नॉन वेज चल रहा है। तो मुझे रिपोर्ट मिली तो मैं पहुँचा अपने कैमरामैन के साथ और शूट करने लगा। और उनमें से सारे, मतलब जो टॉप मोस्ट क्रिमिनल थे बिहार उसके, वो मेरे सामने बैठे हुए थे। और मैं उनके सामने बहाना ये कर रहा था कि बिहार में इलेक्शन होना था, तो उसमें से कुछ इलेक्शन लड़ने वाला था, लड़ा भी, जीते भी। तो मैं एक्टिंग करा था, तो उनमें एक हॉरर जो है वो कहाँ पे आता, बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। कि जिस कमरे में हम बैठे हुए थे, उस कमरे में एक सीवर का वो था ढक्कन। तो मुझे मालूम नहीं था, अच्छा अजीब भी लग रहा था कि इस रूम में ये सीवर का ढक्कन कैसे है। तो बातचीत में मैंने ऐसे जब पूछा तो उसने बताया कि आपको पता है भाई, इसका इसमें अगर ढक्कन हटा के इसमें डाल दूं आपको, तो आप पीछे गंगा नदी जो बह रही वहाँ निकलेंगे। मुझे लगा कि ये क्या चक्कर है। अच्छा, फिर मुझे लगा चलो होगा कुछ। अब मैं जब स्टिंग करता हूँ, उनमें से एक को शक हो गया। अब जब वो शक हो गया तो बस मेरे दिमाग में जो हॉरर था वो ये था कि अब कुछ नहीं होगा। मैं और मेरे कैमरामैन सुबोध भोपाली थे, ये ढक्कन हटेगा, दोनों को मारेंगे और सीधे डालेंगे और हम जाके गंगा में निकलेंगे, पता नहीं कहाँ, और किसी के हाथ लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे। तो वो जो कुछ पल का हॉरर था, लेकिन खैर फिर वो किस तरीके से उनका ध्यान डाइवर्ट किया हमने, उसके चक्कर में अपना कैमरे का बहुत बड़ा नुकसान भी किया कंपनी का। तो वो था एक। बाकी ऐसे बहुत सारे हैं, कभी बताऊंगा आपको। सर, एक प्रशांत वासवानी जी बोल रहे कि सर आपकी बात करने की ढंग से सर आप बिहार से ही हैं। और प्रशांत वासवानी जी हैं। अच्छा, प्रशांत वासवानी जी, मैं एक्चुअली
पूरे भारत का ही हूँ एक तरह से, कई कई जगह रहा हूँ मैं। पटना में भी रहा हूँ, आसनसोल में भी रहा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ, तो कुल मिला के अखिल भारतीय हूँ। सर आप एक सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर मूवी के डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते? हाँ, ये कई लोग कह रहे हैं कि एक का सवाल है कि एक सस्पेंस थ्रिलर डायरेक्टर, नहीं मैं ये तो नहीं, लेकिन मेरा एक दूसरा है, मैं फिक्शन क्राइम के नॉवेल लिखना चाहता हूँ, और मैं बहुत सीरियसली अब सोच रहा हूँ। लेकिन मैं ये सच्ची कहानियों पे नहीं, ये सब चीज़ें हो, उसमें बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं, और मुझे लगता है कि मैं फिक्शन नॉवेल जो है क्राइम के ऊपर थ्रिलर, वो ज़्यादा आसानी से और बेहतर लिख सकता हूँ और जल्दी लिख सकता हूँ। तो देखिए कब वक्त मिलता है, लेकिन मेरी पूरी तमन्ना है कि मैं लिखूँ। सर एक सवाल है आरटी जी का कि आपने इतने सालों से आपके करियर में आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं? किनका सवाल? सर आरटी। एक आरती जी का सवाल है कि अब तक कौन कौन से आपको अवार्ड मिल चुके हैं। अच्छा, मैं मतलब पहले मुझे लगता था कि ये अवार्ड कभी हम लोगों को मिलेगा नहीं, हम लोग क्राइम के लोग हैं और क्राइम रिपोर्टिंग, और इसको बड़ी अजीब नज़रों से देखा जाता है, तो अवार्ड सब जो है वो पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट वाले ले जाते थे। लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत बनाई हैं, सिर्फ क्राइम पे नहीं, ह्यूमन इंटरेस्ट पे, जैसे भोपाल पे बनाई थी, अयोध्या पे बनाई थी, मुंबई अटैक पे एक मेरे मातम का नाम नहीं वो बनाई थी, देन दिल्ली जो दंगा हुआ था सिख राइट्स उस पर, देन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मुसलमानों का क्या रोल है, क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तो मुसलमान भी शुरू हो जाता है, तो उस वक्त लगता है कि ये थोड़े ज़्यादा वीवीआईपी हो गए हैं, तो उस पर भी जीतेगा भाई जीतेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। फिर ह्यूमन राइट्स पे ख़ास तौर पर, तो क्राइम टीम को और क्राइम के इस तमाम जो शोज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, मुझे लगता है कि करीब अब तक 10-15 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें इंडियन टेली एकेडमी अवार्ड जो मुंबई का प्रेस्टीजियस है, मुंबई प्रेस क्लब का रेडिंग है, एनटी अवार्ड है, ईएनबीए अवार्ड है, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड हैं जो इराक रिपोर्टिंग के लिए मिले थे। तो ऐसे हैं, और अवार्ड मिलना भी अच्छा लगता है, इससे आपको काम करने का हौसला भी मिलता है, और थोड़ा लगता है कि आपके काम के रिकग्निशन मिला है और लोग सराहते हैं, देखते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। सर बिहार के अनंत सिंह के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई कहाँ से की है? नाम? अच्छा, एक प्रशांत सिंह है और एक वैभव। वैभव साहब का ये है कि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई कहाँ से की। वैभव साहब, मैंने जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई ही नहीं की। मैं एक्चुअली बस आपको बताया था एक बार पहले भी कि जर्नलिज्म में मैं तो जासूस बनना था, कॉमेडियन बना नहीं, जासूस बनना था। और उस वक्त जर्नलिज्म की पढ़ाई इस तरह से नहीं होती थी। आजकल तो बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उस वक्त ही नहीं। मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में, फिर एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, और लिखने का शौक़ था तो लिख लेता था। तब स्पोर्ट्स के लिए लिखता था, तो बस कुछ लोग जान पहचान के मिले, एक ने कहा अच्छा लिखते हो, तो मुझे जनसत्ता तक पहुंचा दिया। जनसत्ता में स्ट्रिंगर रहा, फिर जनसत्ता से निकला तो आज तक पहुंचा, और बस यही 2 जगह है जहां मैंने अपनी नौकरी की। और मैंने कोई जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की, जो भी सीखा यहाँ आकर सीखा। बल्कि मैं तो ये भी हूँ कि जब मेरे जो पहले बॉस थे, मुझे याद है जंतर मंतर पे मुझे भेज दिया गया था पहले असाइनमेंट पे। तब अर्जुन सिंह वहाँ पे धरना प्रदर्शन कुछ कर रहे थे, और वो जगह डेडिकेटेड था, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होता था कि कवर करने के लिए चले जाओ, एक छोटी सी सिंगल कॉलम खबर छपेगी। तो मैं जब दफ्तर आया तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी और उनको दिया। तो जो पहली लाइन थी, क्योंकि शुरुआत अर्जुन सिंह से ही थी, तो पहली लाइन पर उन्होंने कट मार दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे लाइफ में, अर्जुन तो ठीक से लिख नहीं रहे हो। अर्जुन में मैंने बड़ी यू लगा दी थी नीचे। तो सुशील कुमार सिंह मेरे चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे, उनसे तब उन्होंने काट के फिर सिखाया, और फिर उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। मतलब एक ज़माने में ऐसा था कि मुझे सच में हिंदी सही लिखनी भी नहीं आती थी, तो वहाँ से लेकिन सीखना शुरू किया, लेकिन जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की थी। दर्शन जी का सवाल है अनंत सिंह के बारे में। हाँ, एक अनंत सिंह, बिहार के अनंत सिंह की एक कहानी ही है बल्कि पूरी। आपको मैं अनंत सिंह का इंटरव्यू लेने घर पे गया। मुकामा एक जगह है बिहार में, वहाँ पे ये पूरा वो जो घर है उसको हम अस्तबल कहते हैं, क्योंकि वो पूरे अनंत सिंह कुछ ऐसे क्रिमिनल्स में हैं जो, जिसको आप बिल्कुल उर्दू में एक शब्द है सफ़ाक, मतलब सफ़ाक को हिंदी में अगर मैं कहूँ
मतलब पूरी तरह से एकदम जल्लाद टाइप आप समझ लीजिए। ये अनंत सिंह की पहचान है। और जब मैं पहली बार मिला था अनंत सिंह के पास, तो अनंत सिंह के पास 2-3 मोबाइल रखा हुआ था मुझे, तो वो घंटी बजे, फिर वो उठाया और वो, अच्छा आप नंबर जो है 1 2 3 4 5 ही हिंदी में तो लिखा होता नहीं, वो 1 2 3 4 5 6 भी नहीं आता था। तो वो 2-4 इधर मुस्टंडे टाइप के खड़े रहते थे, वो उठाता था, तो किसका है, तो वो फलाने का है, वो जिसका भी दे, फिर वो नंबर वो डायल करता था, मतलब नंबर तक डायल नहीं करना है। अब सोचिए आप, वो विधायक, फिर क्या क्या, और जो पूरा उसका हवेली है, उस हवेली में दाखिल होने से पहले ऐसे दाएं और बाएं तरफ बहुत सारे कमरे हैं, 3 मंजिला, और उसमें करीब करीब नहीं तो 200-400 फैमिली किराए पे रहती है। और वो बताया ये गया कि वो इसलिए रखा गया ताकि कभी पुलिस का रेड पड़े या कुछ दुश्मन अटैक करे तो वो लोग उसकी ढाल बने, मतलब प्लानिंग देखिए। और उस जगह पे एक बार रेड हुआ, कई लोग मारे गए थे, वो पूरी कहानी है। और घोड़े का बहुत शौकीन है, पटना में बाकायदा अस्तबल में घोड़े हैं, पटना की सड़क पे घोड़े में भागते हुए भी तस्वीरें और वीडियो हैं। तो अनंत सिंह की कहानी एक दिन आपको डिटेल में ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बहुत। सर एक आईडी है इंडियन पुलिस क्राइम तक नाम रखा है, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि आज तक में आप हैं, हम आपको ये कहेंगे कि आपकी वजह से आज तक है। इंडियन पुलिस क्राइम तक एक आईडी है, आईडी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये पुलिस के भाई हैं तो उनको भी नमस्कार। अच्छा है, पुलिस वालों के साथ हमारे हालांकि रिश्ते जो है हम लोगों के, वो मियाँ बीवी जैसे होते हैं, है ना, कभी लड़ाई कभी प्यार। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जो भी हूँ आज तक की वजह से हूँ, और आज तक का प्लेटफॉर्म मिला था इसलिए हूँ। और हमेशा ये चीज़ मान के चलता हूँ कि व्यक्ति से बड़ा हमेशा संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है। इंडिविजुअल आप कुछ नहीं होते हैं। आपकी इंस्टीट्यूशन अगर अच्छी है तो आप हैं, आपकी टीम अगर अच्छी है तो आप हैं, आपके सीनियर अच्छे हैं तो आप हैं, आपके जूनियर अच्छे हैं तो आप, तो कुल मिलाकर वैसे भी टेलीविज़न टीम गेम है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जैसे फुटबॉल या क्रिकेट में होता है, ये पूरी टीम का गेम है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। सर एक रोहित जुगलान है, ये बोल रहा है कि अच्छी लेखनी के कुछ बिंदुओं पर आप रोशनी डाल सकते हैं। रोहित, यस सर, रोहित जुगलान, कि कैसे खेल के लिए और कैसे किसी रिपोर्ट को अच्छा कैसे लिखा जाए। रोहित जुगलान साहब का है कि अच्छी स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ आप बता सकते हैं कुछ? जर्नलिज्म के स्टूडेंट रोहित जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, ऑल द बेस्ट, फ्यूचर में आप अच्छा करें। 2-3 बेसिक चीज़ें मैं आपको फिर कभी और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक स्क्रिप्ट के लिए, टीवी में स्क्रिप्ट अगर विजुअल जो है वो अगर जिस्म है तो स्क्रिप्ट रूह है, आत्मा है। आप इन दोनों को अलग कर दीजिए तो ये एक डेड बॉडी है, सड़ी हुई डेड बॉडी में से थोड़े दिन के बाद स्मेल आने लगती है। तो स्क्रिप्ट हमेशा आत्मा रहती है टीवी में, और अखबार में भी ये वही आत्मा का काम करती है। स्क्रिप्ट लिखने के कुछ बड़े बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि एक तो ये देखिए, निरंतर प्रैक्टिस की बात है। आप लिखेंगे, आपकी दिमाग में जितने शब्दकोश होंगे आप उतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखेंगे। नंबर 1, शब्दकोश आप कैसे बनाएंगे? आप डेली सिर्फ 5 शब्द नए, चलते फिरते उठते बैठते खाते बात करते हुए भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच लीजिए आज मेरे 5 नए शब्द ये सीखे हैं, और उसको आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, और सुबह से जब याद आए एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए। कि जैसे सपोज़ आज मैं बात करूँ कि अभी जैसे मैंने कहा सफ़ाक, तो अब सफ़ाक क्या होता है? अब ये सफ़ाक बोलते रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिन भर में कि यार वो कौन सा था, फिर सफ़ाक, अच्छा ठीक। तो आप अगर ऐसे 25 बार दिन भर में कर लेंगे तो एक शब्द आपके परमानेंट आपके डिक्शनरी में आ गया, आपके दिमाग में आ गया। तो आपके पास जितने अच्छे शब्द होंगे उतने अच्छे आप स्क्रिप्ट लिखेंगे। आप इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आप 80s 90s की फिल्में उठा लीजिए, आप कोर्ट रूम जो सीन होता है कोर्ट के, आप उसके सिर्फ मैं कुछ डायलॉग आपको सुनाऊंगा, आप देखिए। आप मौका वारदात, आला कत्ल, दफ़ा 302, चश्मदीद, गुनाह, अब ये सारे उर्दू के शब्द हैं। अब मैं इसको पलटता हूँ, घटना स्थल, हथियार। तो ये चीज़ें अगर डायलॉग में यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वहाँ अदालत में आज भी फिल्मों में ये सारे यूज़ इसलिए हो रहा है कि कानों को ये शब्द अच्छे लग रहे हैं। मौका वारदात, आला कत्ल, दफ़ा 302, मुलजिम, मुजरिम। तो इन चीज़ों का अगर आप स्क्रिप्ट में सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रिप्ट अपने आप अच्छी लगने लगेगी। तो ये एक तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दूसरा आपके पास कितने शब्द हैं, और नंबर सबसे बड़ी बात ये कि एक स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो एक रिक्शे वाले से लेकर एक IAS अफसर तक उसको समझ सके। ऐसा नहीं कि मैं स्क्रिप्ट दिखाने के लिए कि मैं बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं वो शब्द का इस्तेमाल करूँ जो लोग पढ़ते लिखते ही नहीं है। तो इसका एक बड़ा अच्छा फंडा है, बड़ा सिंपल फंडा है, आप वही लिखिए जो आप बोलते हैं।
आप जो नहीं बोलते हैं आप वो स्क्रिप्ट में मत लिखिए, उनको फिर आप साहित्यकारों के लिए छोड़ दीजिए। जो आप बोल रहे हैं वो लिखिए। अगर आप जैसे हम लोग आपस में बात, या घर में जाता हूँ या आप जाते हैं, तो आप कभी ऐसे तो नहीं करते होंगे पिताजी नमस्कार, है ना, या पिताजी मैं आ गया। अगर आप पापा कहते हैं तो आप पापा कहते हैं, आप डैडी कहते हैं तो डैडी डैडी कहते हैं, आप अब्बू कहते हैं तो अब्बू कहते हैं। तो जो कह नहीं रहे हैं वो लिखिए मत, लिखिए वही जो आप बोलते हैं, जो अपने दोस्तों से घर में, मोहल्ले में, कॉलेज में, ऑफिस में जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं वही लैंग्वेज आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें भारी भरकम शब्द डाल दिया सिर्फ दिखाने के लिए, तो ना लोग पढ़ेंगे और लोग समझेंगे भी नहीं। तो इसलिए कि इतनी आसान भाषा में हो जो एक रिक्शे वाले से लेकर एक IAS अफसर तक समझ सके। गुलशन कुमार के मर्डरर कौन? गुलशन कुमार के कातिल कौन थे ये पूछ रही, तो नदीम शरवण का तो आपने नाम सुना होगा, जिनमें से वो एक लंदन में है। तो नदीम आज तक भारत लाया नहीं गया और वो जो है प्राइम अभी तक अक्यूज्ड है, और कहते हैं कि नदीम का ही इसमें हाथ था, और भी कुछ अंडरवर्ल्ड के भी लोग पीछे हैं। सर योगेश महाजन जी बोल रहे हैं कि आपका फेवरेट क्राइम नॉवल कौन सा है, और अदनान शम्स जी बोल रहे हैं सर आपके पास कोई मूवी का ऑफर आया है क्या? एक तो पहला अदनान साहब का सवाल है कि मेरे पास कोई मूवी का ऑफ़र आया, जिसमें क्राइम रिपोर्टर का कोई रोल होता है। ऐसे 2-4-5 ऑफ़र आए थे। एक में मैंने थोड़ा सा वो शूट आउट एट वडाला के ओपनिंग में शुरू में एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया था, और बाकी चूँकि मुंबई में होता है और हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो वो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता। हाँ, इसके अलावा मैं जैसे CID के कई एपिसोड में उनका अगर होता है तो हम लोग कर देते हैं, तो CID के साथ हमारा टाई अप है, तो बीच बीच पे कई बार मैंने किया है। इसके अलावा सावधान इंडिया जो आता है उस पर मैंने कई शोज़ की एंकरिंग की है सुशांत सिंह के साथ। लेकिन मेरा प्यार जो है वो मेरा अपना जो शो है वारदात, मेरी अपनी क्राइम रिपोर्टिंग यहीं तक है, और यही मुझे खींचता है, मुझे आज भी मतलब ये एक्साइट करता है। और सबसे ज़्यादा मुझे क्राइम के स्क्रिप्ट लिखने में मज़ा आता है, तो मैं ज़्यादा प्यार इन चीज़ों से करता हूँ। तो एक योगेश महाजन जी का फेवरेट क्राइम नॉवल? हाँ, एक योगेश महाजन जी का मेरा फेवरेट क्राइम नावल। मैंने ज़िंदगी में क्राइम नावल और कोई पढ़ा ही नहीं, सिर्फ एक ही पढ़ा है। आप पता नहीं आप में से कितने जानते होंगे नाम, एक इब्न सफ़ी नाम हुआ करता था। तो ये बंटवारे से पहले इंडिया में रहते थे, उसके बाद पाकिस्तान चले गए। 132 नावल लिखा है टोटल इब्न सफ़ी ने। पहले उर्दू में लिखा करते थे, बाद में उसका हिंदी में भी आ गया। अब तो लास्ट ईयर ट्रेड फेयर में भी, बुक फेयर में हिंदी में था और काफ़ी बिक रहा था। तो इब्न सफ़ी के ही सिर्फ मैंने नावल को 132 को मैंने करीब 10,000 बार पढ़ा होगा, और वहीं से मेरे अंदर एक जासूस बनने का या क्राइम रिपोर्टर बनने का शुरू हुआ था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल, और वो इब्न सफ़ी ने अपने वक्त में अपने से 50 साल आगे की चीज़ें लिखी हैं। जो जैसे एक नावल में है आर्टिफिशियल बादल, और ये नावल लिखा गया आप सोचिए कि करीब 70 साल पहले। अब आर्टिफिशियल बादल उस वक्त कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, लेकिन अब आपने देखा होगा अभी चाइना में जब ओलंपिक हुआ था तो बारिश ना हो इसके लिए बादल को हटाने की भी अब टेक्नोलॉजी आ गई है, और आर्टिफिशियल बादल लाने की भी टेक्नोलॉजी है, ताकि दुश्मनों से कई चीज़ों को बचा के रखा जा सके। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। तो वो नावल थी जिसको सिर्फ मैंने पढ़ा, और इसके अलावा मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा और कोई नावल पढ़ा नहीं। आज वारदात एक खबर आई है कि एक तो बगदादी का ऑडियो आया था, आप लोगों को पता होगा। अब ये है कि बगदादी शायद अफ्रीका की तरफ भाग रहा है, क्योंकि इराक और सीरिया में अब उसके ज़मीन बची नहीं, वहाँ पे आर्मी ने कब्ज़ा कर रखा है, उसके आतंकवादी भी तितर बितर हो चुके हैं। तो क्या बगदादी अफ्रीका की तरफ है, क्या वो सोमालिया में अपनी ज़मीन तैयार कर रहा है, क्योंकि सोमालिया में बहुत सारे अटैक कर चुका है। हालांकि वहाँ पे एक और आतंकवादी संगठन अल शबाब भी सक्रिय है, लेकिन बगदादी क्या अफ्रीका में है या अफ्रीका की तरफ चला गया, वहाँ से वो सारी चीज़ें नए सिरे से करेगा अगर ज़िंदा है तो। इन सवालों को लेकर आज वारदात है, तो करीब 1 घंटे के बाद आज तक पे वारदात देखिएगा आप, वहाँ आपसे मुलाकात होगी। और कल संडे है, आप लोग सब छुट्टी मनाइए, अपने फैमिली के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अच्छा खाना खाइए। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो जनरली कोशिश करता हूँ टाइम मिलता है तो मैं संडे की रात को खाना खुद बनाता हूँ, और वो मेरी बीवी और बेटी दोनों को भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, खुश रहिए, और मंडे को आपसे 9 बजे एकदम मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। और तब तक अपने तमाम, कल संडे भी बहुत सारे आप लोगों के दोस्तों से मुलाकात होगी, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी,
तो उनसे मिलिए जुलिए और साथ साथ उनसे ये भी कहिए कि अगर अब तक उन्होंने क्राइम तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, खूब सारा करवाइए, ढेर सारा करवाइए, और बस इसी तरह डेली 9 बजे आइए और मिलते रहिए। थैंक यू।